गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हमें पता है कि हमारी संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ है चालू हो चुकी है। उसका फर्स्ट पार्ट कल अपलोड कर दिया गया था और हम ये भी आपको सूचित कर चुके हैं कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है इंग्लिश और हिंदी में होगी, यानी कि इंग्लिश में होगी। इसके अलावा हिंदी में एक अलग सीरीज़ बनाई जाएगी जो पूरी तरह से हिंदी में होगी। ये सीरीज़ दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने चार्टर एक्ट डिस्कस किए थे। लास्ट चार्टर एक्ट जो हमने डिस्कस किया था वो 1793 का चार्टर एक्ट था, लेकिन आज हम जो चार्टर एक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है 1813 का चार्टर एक्ट। आपको पता है कि 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये भी जानते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसी चार्टर एक्ट के अंदर हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पार्सली यानी कि आंशिक तौर पर ख़त्म कर दी गई थी। हम ये जानते हैं कि किस तरीके से और कंपनियां, जो इंग्लैंड की और कंपनियां थीं, उनको भी व्यापार की अनुमति दे दी गई थी। और अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ विशेषाधिकार अभी भी मिले हुए थे, जैसे चाइना के साथ व्यापार, यानी कि चाइना के साथ व्यापार अभी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, या चाय यानी कि टी का ट्रेड केवल ईस्ट इंडिया ही कर सकती थी। बाकी कंपनियों को अभी भी ये इस तरीके की कोई अनुमति यानी कि कोई परमिशन नहीं मिली थी। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो इस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न किया गया, ये प्रावधान ये था कि यहाँ के जो नेटिव्स हैं यानी कि इंडियन लोकल्स के लिए 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए खर्चा किया जाएगा। लेकिन ये एजुकेशन केवल उन लोगों को दी जानी थी जो लोग अंग्रेज़ों के लिए यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए केवल क्लर्क के तौर पर कार्य कर सकें। यानी कि ये एजुकेशन सभी लोगों को नहीं देनी थी। इसमें कहीं ना कहीं एक फिल्ट्रेशन थ्योरी काम कर रही थी, जिसको हम निष्पंदन सिद्धांत भी कहते हैं, कि ऊपर से धीरे धीरे करके एजुकेशन आम लोगों तक पहुंचेगी। ये कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी और बाद में ये प्रूफ भी हो गया कि ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति फेल हो गई। इससे आम लोगों को, कॉमन पीपल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड ये भी देखा गया कि ये एजुकेशन सिस्टम से कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि अंग्रेज़ थे, वो भारतीयों को कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के फेवर में लाना चाहते थे। वो इस एजुकेशन के ज़रिए क्रिश्चियनिटी को भी फैला रहे थे और कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन का कल्चर जो था यानी कि एंग्लो कल्चर, एंग्लो लैंग्वेज, उनको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के दिमाग में डाला जा रहा था जिससे वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर बन सकें। यानी कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का पूरा की पूरा आधार है यानी कि बेस है, सपोर्ट बेस, वो बढ़ जाए। इसके बाद ये देखा गया कि उनका मानना था कि ऐसे इंडियंस हमारे पास हों जो देखने में ब्लैक हों लेकिन सोचने में वो अंग्रेज़ हों। इस तरीके की थ्योरी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के दिमाग में चल रही थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसी एक्ट के तहत अंग्रेज़ों ने जो मिशनरी थी उनको भी इंडिया में आने की परमिशन दे दी गई। मिशनरी मतलब जो धार्मिक लोग थे वो इंडिया में आके अपनी धार्मिक प्रचार, रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते थे, और तो और अपना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि निजी तौर पर कोई निवेश कर सकते थे। अगर हम बात करें तो इसी एक्ट में अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश को भारत में बसने यानी कि सेटल होने की पूरी तरह से परमिशन दे दी। एंड एक प्रोविज़न और किया गया इस एक्ट के अंदर, वो था कि भाई जो लोकल ऑटोनॉमस बॉडी थी, जैसे कि उस समय का आजकल के नगर निगम है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी, या आप सोचो कि जो भी अर्बन बॉडीज़ हैं, वो लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोजिशन कर सकती थी यानी कि टैक्स लगा सकती थी जिससे उनका खर्चा चलता रहे। तो ये पूरे के पूरे प्रावधान 1813 यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट में। हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में कि क्या था 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में सबसे बड़ा प्रोविज़न ये किया गया कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था
उसको प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। विलियम बेंटिक इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और इसी के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ की गई वो थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली यानी कि एकाधिकार पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। यानी कि चाइना और टी का जो स्पेशल प्रोविज़न जो 1813 के चार्टर एक्ट में था, यानी कि कंपनी को चाइना के साथ ट्रेड और टी का जो ट्रेड का जो छूट दे रखी थी वो इसमें बिल्कुल समाप्त कर दी गई, यानी कि उसका एंड कर दिया गया। इसके अलावा यूरोपियन इमिग्रेशन, इसी एक्ट के अंदर एक यूरोपियन इमिग्रेशन का प्रोविज़न किया गया कि जिससे यूरोप के लोग आए और यहाँ पर आके बस जाएं। एंड इसके अलावा जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो एक सुपरिंटेंडेंट बन गया, यानी कि इसके पास पावर ज़्यादा होगी, ये डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता था, सिविल पावर्स, मिलिट्री पावर्स को भी क्या कर सकता था, कंट्रोल कर सकता था। एंड इसके अलावा इसी के तहत एक लॉ कमीशन बना दिया गया। लॉ कमीशन से क्या हुआ, एक जो आपकी गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, उस काउंसिल के अंदर एक फोर्थ मेंबर जोड़ दिया गया जो लॉ मेंबर था, जिसे बोला गया लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ही बाद में जाके लॉ कमीशन का चेयरपर्सन बना। अब ये डिसाइड करेगा कि लॉ से रिलेटेड चीज़ें किस तरीके से बनाई जाएं, किस तरीके से चीज़ें की जाएं। कि जो स्लेवरी सिस्टम था उसको ख़त्म करने की बात हुई, हालांकि वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था, लेकिन एक एफर्ट तो था ही। इसी एक्ट से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके अंदर पावर्स का सेंट्रलाइजेशन हो गया। यानी कि इस एक्ट को हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण इस एक्ट से हो जाता है। जो मद्रास और बॉम्बे हैं उनकी लॉ बनाने की पावर्स अब किसके पास चलेंगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। इसी एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी आइए डिस्कस करते हैं हम लास्ट चार्टर एक्ट 1853। 1853 का चार्टर एक्ट था वो लास्ट चार्टर एक्ट माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। हम जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ही वो पर्सन थे, वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंडिया के अंदर अपनी एम्पायर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया। इन्होंने कई ऐसे तरीके अपनाए जिससे ये अपनी पूरी की पूरी एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसे हम विलय का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रिंस है या कोई राजा है जिसका खुद का कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, यानी कि उसका खुद का ऐसा पुत्र नहीं है, और वो दूसरा कहीं से पुत्र लेता है, तो उसको जो अंग्रेज़ थे वो कोई परमिशन नहीं देते थे कि वो अपना राज्य चला सके, बल्कि उसके राज्य यानी कि स्टेट को ब्रिटिश एम्पायर के साथ क्या कर लेते थे, मर्ज कर लेते थे। तो यही था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट। एंड अब हम बात करेंगे कि इस एक्ट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई कि लोकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी शासन में शामिल किया जाए। एंड इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ हुई कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट या हिंदी में लघु संसद कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो ये हुई कि अब जो काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई। फर्स्ट पार्ट जो था वो लॉ बनाएगा जिसको हम मिनी पार्लियामेंट बोल रहे हैं, एंड दूसरा जो उसका पार्ट था वो लॉ को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कहीं ना कहीं इसमें हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिल रही है, जैसे हम शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं, शक्तियों का पृथक्करण के नाम से भी हम जानते हैं। एंड इसके अलावा बंगाल के अंदर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी माना जाता है। इस एक्ट में एक लॉ मेंबर जो था वो फुल टाइम कर दिया गया, और सबसे बड़ी चीज़ थी जिसकी बात करते हैं हम, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के लिए पहली बार ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुआ, यानी कि अब कोई भी कैंडिडेट है अपना फॉर्म भर के
उसमें पार्ट ले सकता है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हालांकि कई सारे चैलेंजेस थे, वो बात हमें पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं ये लीगली ये ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो शुरू कर दिया गया, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। कई इंडियंस जो हैं इस एग्ज़ाम के ज़रिए सेलेक्ट हुए। एंड ये हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था। तो इस तरीके से हमारे सभी चार्टर एक्ट यहाँ पर समाप्त होते हैं। थैंक यू।